अस्सलाम वालेकुम। आज पढ़ के आए हैं रिलेशंस। कल हमने सिमेट्रिक रिलेशन को रिकॉल किया था, एक दफा फिर से पढ़ा था। एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, इसके बारे में जानते हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? बता सकते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है? मैम ए बी ऑर्डर पेयर जो होता है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, और बी ए जो होता है वो भी बिलोंग करता है रियल नंबर से। और जो होता है ए इज इक्वल टू हम लोग बी ले लेते हैं, तो वो जो रिलेशन होता है उसको एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। यहाँ पे रियल नंबर नहीं लिखना। ए बी जो है वो ऑर्डर पे ए बी बिलोंग करता है। आर आर इस वक्त एक रिलेशन है, ठीक है, रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर का सेट में तो आप देखिए ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम नहीं लिखते। ए बी है इस वक्त, ए बी ऑर्डर पेयर रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा होता है। आर जो है वो शो कर रहा है कि ये रिलेशन से है, ठीक है, आपने सही बताया है। बाकी चीज ठीक बताई है कि अगर ए बी रिलेशन ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है रिलेशन आर से, और अगर ए और बी आपस में इक्वल हैं तो फिर बी ए ऑर्डर पेयर रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। अदरवाइज का मतलब है कि अगर दोनों एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के इक्वल नहीं है तो फिर रिलेशन से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस नहीं है, ठीक है। एक चीज तो ये बात याद रखनी है कि सिमेट्रिक रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक, हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा। ये चीज हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो एट अ टाइम सिमेट्रिक भी होंगे और एंटी सिमेट्रिक भी होंगे, ठीक है। तो अगर रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। इसकी कंडीशन आपने बताई है कि अगर ऑर्डर पेयर ए पी रिलेशन आर से, ये आर जो है ये रिलेशन को शो कर रहा है, इट इज नॉट द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, और अगर ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर बी ए को रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि अगर ए बी ऑर्डर पेयर रिलेशन आर से बिलोंग करता है, ए बी आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो फिर बी ए रिलेशन आर से बिलोंग कर सकता है। एग्जाम्पल हमने देख ली भी है कि एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन, ऐसा ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है किसी भी सेट के ऊपर जो एट अ टाइम एंटी सिमेट्रिक भी हो और सिमेट्रिक भी हो। उसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे? उसमें वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो जिसमें ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है और 4 4 आ सकता है। इनमें से एक आध भी आ सकता है, कोई एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये चार एलिमेंट अगर सेट में, तो चारों के चार ऑर्डर पेयर विद सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं। और एसिमेट्रिक क्या चीज है? एसिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में, एसिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है। वो पॉइंट ये है कि अगर ए बी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ऑर्डर पेयर ए बी अगर रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, तो फिर बी ए को रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करना चाहिए। दोनों सूत्रों में, दोनों केसेस में
अगर ए और बी आपस में इक्वल हो जाए या ए और बी आपस में इक्वल ना हो, ठीक है। ए बी अगर रिलेशन आर से बिलोंग करता है ऑर्डर पेयर, तो फिर बी ए को रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। चाहे ए बी आपस में इक्वल हो जाए या ए बी अनइक्वल रहे। अब कोई मसला हो, आपको प्रॉपर्टीज के बारे में कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, आप बता सकते हैं, आप पूछ लें, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक क्या चीज़ है, रिफ्लेक्सिव और इरिफ्लेक्सिव कल हमने पढ़ लिया था, ठीक। पूछना है कुछ तो पूछ लें। आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ आपकी क्लास की कितनी है? 40 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में? 45। 45 है, तो यहाँ पर तो देखिए 19 आए हैं। अच्छा जी, ट्रांजिटिव रिलेशन हमने कल देखा था। कल ट्रांजिटिव रिलेशन हमने देखा था, कैसा रिलेशन होता है ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास बाकी किसी भी रिलेशन के लिए दो ऑर्डर पेयर्स की कंडीशन नहीं है, सिर्फ ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसा है जिसमें हमें दो ऑर्डर पेयर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। ए बी और बी सी दोनों इकट्ठे हमारे पास मौजूद होने चाहिए। ऑर्डर पेयर ए भी अगर रिलेशन आर से बिलोंग करता है एंड अगर बी सी रिलेशन आर से बिलोंग करता है, यहाँ पर ये कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताई है कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, ए बी एंड बी सी। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर हमने ये चेक करना होता है कि क्या ए सी, ठीक है, आपने ए को और यहाँ से सी को कंबाइन करना है, क्या ए सी रिलेशन आर से बिलोंग करता है। अगर कर जाता है तो इसका मतलब है कि रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसकी एग्जांपल्स हमने कल देखी थी, ठीक है, एग्जांपल हम देख चुके हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। नेक्स्ट ये डिवाइड का रिलेशन, एग्जांपल 18 कल हमने की थी, ठीक है। यहाँ से चलते हैं अब एग्जांपल नंबर 19, यहाँ से पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4। सेट a में 3 एलिमेंट्स हो गए, सेट b में 4 एलिमेंट्स हो गए। अभी तक हमने ये दोनों तरह के केसेस पढ़ लिए हैं कि रिलेशन आप सिर्फ एक सेट पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a लेनी होती है, और दूसरी कंडीशन ये है कि ये दोनों सेट आपस में डिफरेंट भी हो सकते हैं, तब भी हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही सेट पर रिलेशन डिफाइन करें तो उस रिलेशन को रिलेशन ऑन अ सेट ए कहते हैं, ठीक है, रिलेशन ऑन द सेट ए। हमने ये जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है, ये सारी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो एक ही सेट ए पर डिफाइन थी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो एक ही सेट पर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं। लेकिन रिलेशन जरूरी नहीं है कि एक ही सेट पर डिफाइन हो, सही है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज एक ही सेट पर डिफाइन थी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये ए सेट और बी सेट, ये दोनों सेट आपस में डिफरेंट हो जाए। कंसिडर द रिलेशंस, रिलेशन हमें गिवन है R1 एंड R2, फाइंड R1 यूनियन R2। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यूनियन लेनी है। रिलेशन एक सेट ही होता है, ठीक है। किस चीज का सबसेट होता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। R1 सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। इसी तरह से R2 एक सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। जितने भी रिलेशन होते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं, ठीक। दो रिलेशंस डिफाइन है, हमने जस्ट क्या करना है, इनकी यूनियन फाइंड करनी है। R1 यूनियन R2, दो सेट्स की आपको यूनियन लेना आता है। R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है, इंटरसेक्शन लेनी है। R1 डिफरेंस R2, R1 डिफरेंस R2 एंड R2 डिफरेंस R1, ठीक है। यूनियन लेनी है, यूनियन का क्या मतलब है, आपने एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन कर देना है, ठीक है। जितने पॉसिबल R1 और R2 में जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनते हैं वो सारे के सारे आप लिख देंगे। जैसे सेट से यूनियन लेनी है, सब वही काम करना है,
ये सेट C1 है। R1 इंटरसेक्शन R2, आपने क्या करना है कि जो R1 और R2 के कॉमन पॉइंट्स हैं सिर्फ वो लिख देने हैं, जैसे कि इसमें सिर्फ 1 1 आ रहा है, ठीक है। R1 और R2 का जो कॉमन ऑर्डर पेयर है वो कौन सा है, 1 1। इसी तरह से R1 डिफरेंस R2, R1 पहले लिखना है, R2 बाद में लिखना है। आपने देखना है कि कौन से ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो R1 में मौजूद हैं लेकिन R2 में नहीं है, ठीक है। डिफरेंस का यही मतलब होता है। सेट का डिफरेंस ऐसे आप लेते हैं कि आपने देखना है कि R1 में कौन से ऑर्डर पेयर हैं, वो वाले ऑर्डर पेयर इसमें आएंगे जो R1 में है लेकिन R2 में नहीं है, ठीक है। तो R1 में कौन से हैं, R1 में हमारे पास 1 1 है, ये 1 1 इधर भी है, इसका मतलब है कि ये वाला पहला तो नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरे पर आ जाए, 2 2 यहाँ पर है, 2 2 यहाँ नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं सच दैट वो एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर एक्स वाई है, उस पर क्या कंडीशन होगी कि एक्स वाई R1 से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन एक्स वाई R2 से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। एक्स वाई को R1 से बिलोंग करना चाहिए एंड कंडीशन है कि एक्स वाई को R2 से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ये डिफरेंस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। डज नॉट बिलोंग्स टू R2। इसका मतलब है 2 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3 3, R1 से बिलोंग कर रहा है लेकिन R2 से बिलोंग नहीं कर रहा, कंडीशन फुलफिल हो गई इसलिए 3 3 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी का आपने दूसरा करना है कि R2 में से R1, R2 डिफरेंस R1, R2 को पहले लिखेंगे, R1 को बाद में लिखेंगे। अब वो वाले ऑर्डर पेयर आएंगे जो R2 में है लेकिन R1 में नहीं है, ठीक है। 1 1 नहीं आएगा। अब इधर से आपने इस तरफ को जाना है, 1 1 नहीं आएगा, 1 2 1 2 आ जाएगा क्योंकि R2 में है लेकिन R1 में नहीं है। 1 3 1 3 भी आ जाएगा, 1 4 1 4 भी आ जाएगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पर रिलेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं थी, हमने सिर्फ ये करना था कि हमने सेट्स की यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस जो है उसको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी किस्म की है, ठीक है। रिलेशन R1 R2 डिफाइन है ऑन द सेट 1 2 3 टू द सेट 1 2 3 4, फाइंड यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, also discuss them for transitive relation only। हमने इनको सिर्फ ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए भी डिस्कस करना है, ठीक है। जो आपके पास सेट आएगा उसको हमने ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए भी डिस्कस करना है। एग्जाम्पल 21 है, लेट R1 बी द लेस देन रिलेशन, ठीक है, on the set of real numbers and let R2 be the greater than relation on the set of real numbers, that is R1 हमारे पास कैसा रिलेशन है, वो सारे ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच डेट एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है। आप यहाँ पर ऑर्डर पेयर के लिए ए बी यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जैसे भी आप नोटेशन देना चाहें। R1 एक ऐसा रिलेशन है उसमें वो तमाम ऑर्डर पेयर्स आएंगे सच डेट लेस देन है, इसका मतलब है कि x इज लेस देन y, ठीक है। R2 कैसा रिलेशन है, ग्रेटर देन का, इसका क्या मतलब है कि R2 में ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर्स आएंगे सच डेट x इज ग्रेटर देन y। व्हाट आर द R1 यूनियन R2, R1 इंटरसेक्शन R2, R1 डिफरेंस R2, ठीक है, R2 डिफरेंस R1 एंड R1 ये एक्सक्लूसिव का रिलेशन है R2, ठीक है। इस रिलेशन को हम देखते हैं कि एक्सक्लूसिव का रिलेशन कैसा रिलेशन होता है। अब ये R1 है और R2 है, हमने यूनियन लेनी है, ठीक है। यूनियन का क्या मतलब है कि दोनों सेट्स को आपने कंबाइन कर देना है। R1 यूनियन R2 में ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिनमें या तो x y से लेस हो या फिर x y से ग्रेटर हो जाए, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स वाई बिलोंग करेगा R1 यूनियन R2 से इफ एंड ओनली इफ क्या कंडीशन हो, या तो एक्स वाई से लेस हो और, ठीक है, यूनियन के लिए और का वर्ड यूज किया जाता है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। आप इसको चाहें तो सेट की फॉर्म में लिख दें जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। R1 जैसे लिखा हुआ है इसी तरह से आप यहाँ पर R1 यूनियन R2 लिख सकते हैं, ठीक है, या जिस तरह इस तरह बुक में लिखा हुआ है इस तरह लिखते हैं
R1 यूनियन R2 किस तरह से लिखेंगे, सेट की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें वो तमाम ऑर्डर पेयर्स आएंगे एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई हमारे पास ऑर्डर पेयर रिलेशन है, चूंकि ये रिलेशन के सारे एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। एक्स वाई सच डेट, क्या कंडीशन है, इन दोनों कंडीशंस को आप कंबाइन कर देंगे, एक्स इज लेस देन वाई और एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। सेट की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। नेक्स्ट आपने क्या कैलकुलेट करना है, R1 इंटरसेक्शन R2। अब R1 में हमारे पास जो रिलेशन है वो लेस देन का रिलेशन है, R2 का रिलेशन ग्रेटर देन का है, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। नजर ही आ रहा है कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं निकलेगा, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। R1 इंटरसेक्शन R2 एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन है कि R1 डिफरेंस R2 कैलकुलेट करना है। R1 डिफरेंस R2, ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर जो R1 में मौजूद हैं लेकिन R2 में नहीं है, यही डिफरेंस का रिलेशन है, ठीक है। ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर्स जो R1 में है लेकिन R2 में नहीं है, तो वो सारा R1 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए सारा R1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है R2 डिफरेंस R1, R2 पहले लिखना है, R1 बाद में लिखना है। वो तमाम ऑर्डर पेयर्स जो R2 में है लेकिन R1 में नहीं है, वो सारा R2 ही आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव का रिलेशन है, R1 ये प्लस का साइन है, उसके ऊपर सर्कल है, ठीक है। R1 एक्सक्लूसिव R2, ये रिलेशन किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसको हम देख लेते हैं, मे बी आपने कहीं पहले पढ़ा हो। R1 एक्सक्लूसिव R2, ठीक, ये रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि R1 यूनियन R2 पहले लें, इसमें से आप डिफरेंस कैलकुलेट करें किसका, R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। इधर एक ये छोटी मिस्टेक है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगी हुई, यहाँ पर आप ब्रैकेट्स लगा लेंगे। R1 यूनियन R2 आपने कैलकुलेट करना है, ये जो सेट आएगा इसका डिफरेंस लेना है किसके साथ, R1 इंटरसेक्शन R2 के साथ, ठीक है। तो R1 यूनियन R2 में अभी हमने देखा कि वो तमाम ऑर्डर पेयर्स आ जाते हैं जिसमें या तो x y से लेस है या फिर x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। हमने R1 और R2 को कंबाइन करके लिख लिया। अब ये जो चीज़ इन्होंने लिखी है ये किस तरह से है, और R1 इंटरसेक्शन R2 हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ रहा था, ये भी हम देख चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो R1 यूनियन R2 आया हुआ है वही इसका रिजल्ट है, ठीक है। R1 यूनियन R2, अब इन्होंने इसको लिखा है x इज अनइक्वल टू y, ठीक है। किस तरह से लिखा है, हमारे पास R1 यूनियन R2 में ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं जिसमें या तो x y से लेस है, ठीक है, या फिर क्या कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। अब इन दोनों को आप कंबाइन करके लिख सकते हैं, ठीक है। x लेस देन y और x ग्रेटर देन y को आप लिख सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल्स टू y, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। x या तो y से लेस है, x या तो y से ग्रेटर है, आप इस कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं कि x y के बराबर नहीं है, इसमें वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जिसमें x y से लेस होगा या फिर x y से ग्रेटर होगा। लिखना ज़रूरी नहीं है, आप जस्ट ये भी रहने दें, जो हमें R1 और R2 की कंडीशन गिवन है यही रहने दें, इससे भी आपके पास आंसर आ जाएगा। जस्ट यहाँ पर ये आप याद रखें कि एक्सक्लूसिव का रिलेशन है क्या, कि आपने पहले R1 यूनियन R2 कैलकुलेट करना है, फिर उसका डिफरेंस लेना है इसके साथ R1 इंटरसेक्शन R2 के साथ, ठीक है। ये सिर्फ ये जो हमने एग्जांपल्स की हैं ये सेट से रिलेटेड थी, इधर हमने रिलेशंस गिवन थे उन्हीं को यूज किया है और एज अ सेट हमने उनको डील कर लिया। नेक्स्ट रिलेशन है कंपोजिट रिलेशन। जैसे आप कंपोजिट फंक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपने पढ़ी होगी, इसी तरह से कंपोजिट रिलेशन है, नाम से पता चल रहा है दो रिलेशंस आपके पास मौजूद होने चाहिए, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन भी जब आपने डिफाइन किया था तो आप दो फंक्शंस लेते हैं, एफ और जी दो फंक्शंस ले लेते हैं। यहाँ पर कंपोजिट रिलेशन है तो इसका क्या मतलब है कि कम से कम दो रिलेशंस आपके पास मौजूद होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत मिलता है किससे, ट्रांजिटिव रिलेशन से। ट्रांजिटिव रिलेशन एक सेट पर डिफाइन था
कॉम्पोजिट रिलेशन जो है उसके लिए हमारे पास सेट डिफरेंट होंगे। ठीक है जी, कुछ पूछना हो साथ साथ पूछ लिया करें। कॉम्पोजिट रिलेशन, पहले जरा फंक्शन को देखते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, इसी से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास फंक्शन होता है कौन सा, एक हम एफ फंक्शन ले लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं इसको। फंक्शंस भी सेट पर ही डिफाइन होते हैं, एक्स से वाई पर। ठीक है, एक फंक्शन है अगर हमारे पास एफ जो कि डिफाइन है एक्स से वाई की तरफ। ठीक है, एक और फंक्शन हम लेंगे जी, जिसको हम डिफाइन करेंगे किस तरह से, y से z पर। ठीक है, x टू y एंड देन y टू z। हमारे पास तीन सेट्स हैं, एक हमने x ले लिया, दूसरा सेट हमारे पास y सेट है, तीसरा सेट हमारे पास z सेट है। ठीक है, ये x है, ये y है और ये z है, तीन सेट्स हैं। x से y पर फंक्शन डिफाइन है f। ठीक है, y से z पर फंक्शन डिफाइन है g। सेट x का एलिमेंट होगा x, जब हम उस पर फंक्शन f अप्लाई कर देंगे तो वो f ऑफ x बन जाएगा। ठीक है ना, जिसको आप y भी कहते हैं, f ऑफ x, ये इक्वल होगा y के। अब y का एलिमेंट जो है वो f ऑफ x की फॉर्म में है, इसके ऊपर आपने g को अप्लाई करना है, तो ये एलिमेंट बन जाएगा g पहले आ जाएगा और f ऑफ x। ठीक है, जिसको आप जी वाई भी लिख सकते हैं और ये z के इक्वल हो जाएगा। क्या कंडीशन है, हमारे पास सेट x का एलिमेंट है x, इसके ऊपर हमने फंक्शन f अप्लाई किया तो ये क्या बन गया, f ऑफ x। ठीक है, इस f ऑफ x को आप नाम दे सकते हैं y का। ठीक है, क्योंकि ये y का एलिमेंट आ रहा है, सेट y का एलिमेंट है, इसको आप y का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है, y का एलिमेंट f ऑफ x है, इसके ऊपर फंक्शन g को अप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा g। ठीक, और साथ में क्या आ जाएगा, f ऑफ x। g ऑफ y, जी y पर भी अप्लाई हो जाएगा और ये z बन जाएगा क्योंकि ये सेट z का एलिमेंट है। ठीक है, therefore we have a composition। कंपोजिशन कहाँ से कहाँ पर है, x से z पर। ठीक है, किस तरह से, ये देखें, इसके जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, ये जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है जी एफ ऑफ एक्स, ये किस एलिमेंट पर अप्लाई हो रहा है, ये एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। एक्स कहाँ का एलिमेंट है, सेट एक्स का। ठीक है, जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो z आ रहा है, z कहाँ का है, z इस सेट z का एलिमेंट है। देयरफॉर क्या कंडीशन बनी कि जो कंपोजिशन है वो सेट x से z की तरफ जा रही है। ये y वाला दरमियान में इन्वॉल्व तो हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो डोमेन का आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो सेट x का। मतलब कि हम फंक्शन को जी एफ फंक्शन को हम किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, सेट x के एलिमेंट पे, और जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो कौन से सेट का आ रहा है, वो z का आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात नोट करने की है वो ये है कि आपने जो फंक्शन लिया था उसकी तरतीब देखें, f पहले लिया था, g बाद में लिया था। जब कंपोजिशन आ रही है तो वो किस तरह से आ रही है कि g पहले आ रहा है और f बाद में आ रहा है। ठीक है, कंपोजिशन के लिए हम यहाँ पर सिंबल यूज करते हैं g ऑफ f। ठीक है, f और g, पहले f था फिर g था, कंपोजिशन जब हमने ली तो g पहले आ रहा है और f बाद में आ रहा है। एक नया फंक्शन आया है जिसकी डोमेन में हमारे पास सेट x है और इसके जो रेंज के लिए एलिमेंट्स हैं वो सेट z से आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। ठीक, आपने यहाँ पर जो चीज़ नोट करनी है वो ये होनी चाहिए कि अगर आपके पास रिलेशन, अब हम रिलेशन की तरफ जा रहे हैं, हमने फंक्शंस पढ़ा है, अगर रिलेशन पहला आपके पास r है, दूसरा रिलेशन s है, तो आप जब कंपोजिशन लिखेंगे तो पहले s लिखेंगे और बाद में r लिखेंगे। ऐसा क्यों होता है, इस तरह होता है कि जो बात वही है कि फंक्शन f पहले अप्लाई हो रहा है, बाद में g अप्लाई हो रहा है। ठीक है,
ये जो x एलिमेंट है इसके ऊपर पहले फंक्शन f अप्लाई हो रहा है और बाद में g अप्लाई हो रहा है, तो ये नज़र हमें ये आता है कि g पहले हम लिख रहे हैं और f बाद में लिख रहे हैं ऑन द एलिमेंट x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कंपोजिशन रिलेशन कैलकुलेट करना है। अगेन वही बात होगी कि कम से कम हमारे पास 3 सेट होने चाहिए। एक सेट हम कहते हैं कि रिलेशन R जो है वो फ्रॉम सेट A टू B है, एंड रिलेशन S जो है वो डिफाइन है फ्रॉम द सेट B टू C। The composition of R and S is the relation consisting of order pairs AC, where A belongs to the element A and C belongs to the element C. We denote we denote this relation by SOR। ठीक है, R आपने पहले लिखना है, S बाद में लिखना है। R रिलेशन डिफाइन है कहाँ से, R रिलेशन डिफाइन है हमारे पास सेट A से B पर। ठीक है, सेट A से B पर R रिलेशन डिफाइन है। जो S रिलेशन है वो कहाँ पर है, वो S रिलेशन डिफाइन है इस तरह से, सेट B से C पर। ठीक है, B से C पर रिलेशन है R, इसके एलिमेंट्स होंगे ए बी की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ए और बी के साथ हम डिफाइन कर रहे हैं। ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा रिलेशन R से। S के एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, वो होंगे बी सी की फॉर्म में। ठीक है, S के एलिमेंट बी सी की फॉर्म में होंगे। SOR जो रिलेशन बनेगा, SOR कंपोजिशन रिलेशन जो बनेगा, उसके एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, वो यहाँ से A और इधर से C। ठीक है, ये जो B वाला है इसको आप नहीं लिखेंगे, A C की फॉर्म में होंगे, A और C की फॉर्म में होंगे। ऑर्डर पेयर AC बिलोंग कर जाएगा कहाँ से, रिलेशन SOR से। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल बहुत आसान है। जिसका ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, वो एक सेट पर था, कंपोजिशन किस तरह से है, एक से ज्यादा सेट पर है, दो सेट्स के ऊपर, तीन सेट्स के ऊपर डिफाइन है। व्हाट इज द कंपोजिट ऑफ रिलेशन R एंड S, where R is the relation from 1 to 3 to the relation to the set 1 2 3 4। R is defined, रिलेशन R हमें गिवन है, रिलेशन S हमें गिवन है। ठीक है, जो R है वो इसके लिए A सेट है और ये B सेट है, ये B है और ये C है। ठीक है, इसी तरह से हमने पढ़ा है कि ये वाला जो सेट है जो रिलेशन R के लिए है उसमें A और B, और जो रिलेशन S के लिए उसमें B और C होना चाहिए। ठीक है, तीन सेट्स हैं टोटल। ये देखेंगे वाला जो सेट है ये दोनों के लिए सेम है। R डिफाइन है, S डिफाइन है, आपको सारे रिलेशन गिवन है। आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करने का मेथड किस तरह से है, आप यहाँ पर रिलेशन R के सारे ऑर्डर पेयर्स लिख लें। ठीक है, वो ऑर्डर पेयर हैं 1 1 1 4, ये सारे हमने यहाँ पर लिख लिए। रिलेशन S के जो ऑर्डर पेयर्स हैं BC की फॉर्म में है, वो सारे आप यहाँ पर लिख लें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए बी और बी सी से हमने ए सी लिखना है। ठीक है, ए बी और बी सी से हमने ए सी लिखना है। पहला ऑर्डर पेयर कौन सा है, 1 1। हमने देखना है ये आर के हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं और ये एस के ऑर्डर पेयर्स हैं। हमने ये देखना है कि ये जो 1 1 है इसका सेकंड एलिमेंट कौन सा है, इसका सेकंड एलिमेंट 1 है। ठीक है, अब इधर आ जाए, वो ऑर्डर पेयर्स देखेंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, जो पहला ऑर्डर पेयर जिस एलिमेंट पर एंड हो रहा है। ठीक है, 1 1। आपने देखना है कि यहाँ पर जो सेट एस के ऑर्डर पेयर्स हैं उसमें हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है कि वो वाले ऑर्डर पेयर देखें जिसमें 1 पहले नंबर पर है। ठीक है, 1 यहाँ पर है, ये 1 यहाँ पर है, ये ऑर्डर पे रिपीट नहीं हो गया, ये 1 0 है, 1 0 दोबारा लिखा हुआ है, 1 0। अच्छा जी, यहाँ से हम लेंगे 1 और यहाँ से लेंगे 0, तो ये ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, 1 0। ठीक है, ये वही वाला ऑर्डर पेयर आया हुआ है 1 0। इसको भी हम चेक कर लें तो आपके पास A की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 0 ही आ रही है। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर रिपीट हुआ हुआ है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 4। आपने देखना है कि एस में कौन से ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो 4 पर एंड हो रहे हैं, ठीक है। ये 1 4, एस में कौन से ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो 4 से स्टार्ट ले रहे हैं, वो ये वाला है 4, ठीक है। इन दोनों को आप कंबाइन करें तो ये क्या बन जाएगा, ये रिलेशन बनेगा 1 and 1, ठीक है। ये 1 1 लिख लिया। इसी तरह से हमारे पास क्या है कि ये 2 3 है, 2 3 हमने देखना है कि कौन से ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो 3 से स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। 2 3 और 3 3 1 आ रहा है और 3 2 आ रहा है, इन दोनों को हम चेक करेंगे। ये 2 3 है, आपने देखना है कि 3 1 और 3 2, ठीक। इन दोनों को, वो तमाम ऑर्डर पेयर्स जो 3 से स्टार्ट ले रहे हैं, ये 3 पर एंड हो रहा है, आपने देखना है वो तमाम ऑर्डर पेयर्स जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें अब हमने ए और सी को कंबाइन करना है। ए हमारे पास 2 है, सी हमारे पास क्या है 1, तो 2 1 ऑर्डर पेयर आ जाएगा। इसी तरह से ये 2 3 इन्होंने रिपीटिशन इसलिए की है क्योंकि एक से ज़्यादा दफ़ा जो रिपीट हो रहे हैं उनके लिए अलग अलग लिखती है, आप चाहें तो एक ही दफ़ा रहने दें। ये 2 3 है, इसके लिए हमारे पास एक 3 2 ऑर्डर पेयर भी आ रहा है। इन दोनों को कंबाइन किया तो यहाँ से ये किस तरह से ऑर्डर पेयर बन जाएगा 2 2, ठीक है। अब नेक्स्ट है 3 1। 3 1 आपने देखना है कि वो ऑर्डर पेयर जो 1 से स्टार्ट हो रहा है उसको इन्होंने अलग से लिख लिया है, वो कौन सा है 1 0, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑर्डर पेयर आएगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा 3 0। नेक्स्ट है हमारे पास 3 4, ऐसा ऑर्डर पेयर जो 4 से स्टार्ट है वो कौन सा है 4। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 1। ये जो नए ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आए हैं ए सी, ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एस ओ आर से बिलोंग कर जाएंगे, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछ लें, समझ लग गई है? बोलिया करें कुछ, आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? अच्छा जी, नेक्स्ट है द पावर्स ऑफ द रिलेशन आर कैन बी रिकर्सिवली डिफाइंड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन। हम ये भी कर सकते हैं। क्या कंडीशन है कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो सेट अलग अलग थे आर और एस, ठीक है, ये भी हो सकता है कि कंपोजिशन हम डिफाइन कर दें किस तरह से, आर ही की पावर ले लें, मतलब एस को भी आर के ही इक्वल लिख लें, तो फिर वो एक रिकर्सिव रिलेशन बन जाता है। क्या कंडीशन आ रही है कि आप R2 कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरह से, R का कंपोजिशन R के साथ लेने से। R3 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल आप सेम मेथड है कि R2 का कंपोजिशन आप R के साथ ले लें। इसी तरह से आप Rn+1 डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कंपोजिशन रिलेशन को आप बढ़ा सकते हैं, n+1 तक लेकर जा सकते हैं। किस तरह से कि आप Rn का कंपोजिशन ले लें R के साथ ही, ठीक है। सेट्स को जब आप इक्वल कर दें तो उसके लिए ये कंडीशन आ रही है। एग्जाम्पल 23 कीजिएगा, कंपोजिशन की है, दो सेट्स की बजाय आर और एस अलग अलग जो डिफाइंड थे, अब ये सिर्फ आर ही है। आपने R2 कैलकुलेट करना है, आर का कंपोजिशन आर के साथ ही लेना है। R3 कैलकुलेट करेंगे, जो R2 आपके पास आया हुआ है उसका कंपोजिशन आप आर के साथ ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशंस के ऊपर ही मुख्तलिफ हमारे पास एग्जांपल्स हैं। लिस्ट द ऑर्डर पेयर, आपने सिर्फ वो वाले ऑर्डर पेयर बताने हैं जिसके लिए ये रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। लिस्ट द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी वेयर ए बी बिलोंग्स, यहाँ पर बिलोंग का सिंबल आएगा। ए बी बिलोंग करता है रिलेशन आर से इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन है, ए बी के इक्वल हो जाए, ए प्लस बी 4 के बराबर हो जाए, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी हो जाए, ए डिवाइड्स बी, ठीक है, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कराओ, या फिर क्या है कि जीसीडी का क्या मतलब होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी 1 के इक्वल है। एलसीएम, एलसीएम ए बी 2 के इक्वल है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 के इक्वल है। हमने ये रिलेशंस डिफाइन करने हैं, कहाँ से, सेट ए और बी हमें गिवन है। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी, ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी हमने लिखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लेनी आ गई होगी 0 0 0 के साथ, सेट ए के पहले एलिमेंट के साथ हमने बी के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। 0 0 आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा, 0 2 आ जाएगा, 0 3 आ जाएगा।
अब यहाँ से आप 1 ले लेंगे, 1 के साथ सेट बी के सारे एलिमेंट्स, हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, सेट ए में एलिमेंट्स की तादाद 5 है, ठीक है, सेट बी में एलिमेंट्स की तादाद 4 है, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 से 20, ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर्स की तादाद कितनी होगी 20, ठीक है, ये हमने ए क्रॉस बी लिखा। पहला रिलेशन क्या है कि आपने ए क्रॉस बी में से वो वाले ऑर्डर पे लिखने हैं जिसमें ए बी के बराबर हो जाए, ठीक है, बहुत आसान है, 0 0 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर आ जाएंगे। फिर क्या है कि ए प्लस बी का सम 4 के बराबर हो जाए, आपने वो वाले ऑर्डर पे लिखने हैं जिसमें ए और बी का सम 4 के बराबर है, वो ऑर्डर पे हमारे पास आएंगे 1 3 2 2 3 1 और 4 0। रिलेशन ये हमें डिफाइन है, ए ग्रेटर देन बी हो जाए, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे से ग्रेटर हो जाए, ये आप देख लें कौन सा ऑर्डर पेयर आते हैं। ए डिवाइड कर रहा है किसको, बी को, ठीक है, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा हो, तो इसमें हमारे पास रिलेशंस कौन कौन से आ रहे हैं, 1 0, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड कर रहा है, 1 1 1 के साथ सारे आ जाएंगे, 1 2 1 3, 2 0 2 0 को डिवाइड करता है, 2 2, ठीक है, 3 0 3 3 4 0। इसमें अगेन उसी बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा हो वो एक इंटीजर आ रहा हो, क्योंकि इस वक्त जितने भी हमारे पास सेट हैं वो सारे इंटीजर्स पर ही डिफाइन है। अगर कोई पॉइंट का आंसर आ जाए, ठीक है, तो फिर उसको हम शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए बी का 1 हो, ठीक है, उसमें कौन से हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेंगे, 0 1, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 ही है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 1 0, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3, ठीक है। ऐसे आप इसमें ऑर्डर पेयर लिखेंगे जो रिलेटिवली प्राइम हो। रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब होता है कि 1 के अलावा उनका कोई और डिवाइजर ना हो, ठीक है, जैसे 2 और 3 हमारे पास ऐसे एलिमेंट है कि इन दोनों का जो कंबाइंड डिवाइजर है वो सिर्फ 1 ही बन रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इनका 1 ही है, ठीक है। 3 2 रिलेटिवली प्राइम है, एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम का यही मतलब होता है कि वो एक दूसरे के मल्टीपल ना बन रहे हो। 3 और 2 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है, 1, ठीक है। 4 3 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है, 1। तो वो तमाम ऑर्डर पेयर्स आपने लिख लेने हैं जिसमें हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 के इक्वल हो, ऐसे ऑर्डर पेयर जिनमें एलिमेंट्स रिलेटिवली प्राइम हो, मतलब कि एक दूसरे के मल्टीपल ना हो। इसकी काउंटर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 2 और 4, ठीक है, अगर आप ऑर्डर पेयर 2 4 शामिल कर दें तो इसके हमारे पास डिवाइजर कौन कौन से हैं, ऐसे डिवाइजर जो इन दोनों के हों, ठीक है, 1 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा, 1 और 2। तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ 1 की कंडीशन है, इसलिए ये ऑर्डर पेयर इसके अंदर शामिल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है एलसीएम, एलसीएम लेना है 2 के बराबर हो, ठीक है, एलसीएम पर मेरा ख्याल है कंडीशन है कि 2 हो, एलसीएम ऑफ ए बी 2 हो, ठीक है, ऑर्डर पेयर जिनका एलसीएम 2 बन रहा है, 1 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 1 का 2 आ जाएगा और 2 2 का 2 आ जाएगा, इन्हीं की कम्बिनेशन से आएगा, क्योंकि अगर कोई और आ जाए 3 1 3 2 इनका एलसीएम 2 नहीं हो सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है लिस्ट द ऑर्डर पेयर्स ए डिवाइड्स बी, ये अब आप कीजिएगा, सही है, पढ़ना शुरू कर दें। आपके वैसे पेपर की कोई पता चला है, फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर कब है आपके? एग्जाम्पल 27 ना कीजिएगा क्योंकि ये डिस्क्रीट है, वो कंप्यूटर साइंसेस में भी यूज होती है, कंप्यूटर साइंसेस में भी पढ़ाते हैं आईटी में।